हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक काल। यह उत्तराखंड से संबंधित आज हमारी इतिहास की दूसरी वीडियो है। यदि इससे पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल, हम बात करते हैं आज ऐतिहासिक काल की। यदि हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था। यानी कि लिपि तो परिचित था, लिपि के बारे में तो जाना था, लेकिन वह ऐसी लिपि थी जो पढ़ी ना जा सकी। ठीक है, इस काल को तीन भागों में बांटा गया। यानी कि उस समय के जो लोग थे उन्हें लिपि से परिचित हो गए थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, कुछ दीवारों पर ऐसे लिखे हैं, ऐसे शब्द बनाए हैं, लेकिन वह लिपि ऐसी थी कि हमारे जो बेचारे विद्वान हैं, ठीक है, जो आज के विद्वान हैं उनको भी आज तक नहीं पढ़े गई, क्योंकि पहले भी विद्वान बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, उन्होंने ऐसी लिपि बनाई कि वह आज तक नहीं पढ़े गई। तो इसलिए ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। लोग बाग लिपि से परिचित थे पर वह लिपि आज तक भी नहीं पढ़ी जा सकी। तगड़े आदमी थे, बहुत तगड़ा लिखा था भाई, पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, आज तक भी नहीं पढ़ेगा। और इसी भाग को तीन भागों में बांटेगा। ठीक है, ऐतिहासिक काल को यदि हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, सबसे पहला आता है इसका प्राचीन काल। प्राचीन काल में उत्तराखंड में किन किन वंशों का शासन रहा, तो सबसे पहले कुनिद वंश का रहा। किसका? कुनिद वंश। कुनिद वंश के बाद आया शकवंश, शकवंश के बाद आया कुषाण, और कुषाण के बाद कार्तिकेय और राजवंश। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में यहाँ आप लोगों का थोड़ा सा येलो में लिखा हुआ है, जो व्हाइट पर दिख नहीं पा रहा, तो ये मध्यकाल। क्या है? मध्यकाल। मध्यकाल में यहाँ से कत्तूरी राजवंश, फिर पवार वंश, चंद्रवंश और गोरखा शासन रहा। फिर आता आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। इसमें ब्रिटिश शासन है। यदि नहीं दिख रहा तो मैं आप लोगों को, ये हमारे जो टाइपिंग करते हैं उनका कमाल है। ठीक है, उन्होंने भी ऐसा लिखा, दिख नहीं रहा, उनका लिखा पढ़े नहीं जा रहा है, इसका इसका लिखा दिख नहीं रहा। ये यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन ये लिखा है। तो ये हमारे तीन काल हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इनके बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से यदि आप यहाँ से याद कर लोगे तो आपका आसान हो जाएगा। सबसे पहला कौन आया? कुनिद। कुनिदों का अंत किसने करा? शको ने। शको किसने कुचला? कुषाणों। और कुषाणों को किसने लपेट दिया भाई? कार्तिक ने। तो ऐसा चलता रहा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में सीधी सीधी। फिर सबसे पहला था उत्तराखंड में कुनिद शासन। कुनिद शासन। यदि कुनिद शासन की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली एक पहली राजनीतिक शक्ति है। इससे पहले कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है। उत्तराखंड में पहली राजनीतिक शक्ति है जिसने तीसरी से चौथी ईस्वी में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य करा। दोबारा देखो, कुनिद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है, पहली राजनीतिक शक्ति है। और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग तीसरी से चौथी जो इसलिए तक कुनिदों का क्या रहा, यहाँ से शासन रहा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है। देहरादून के पास यमुना और टॉन्स नदियों के संगम पर कालसी, जो कालसी है, कालसी नामक स्थान है, कालसी नामक स्थान से अशोककालीन, अशोक के बारे में पढ़ा हुआ है, शक्तिशाली राजा था, अशोककालीन अभिलेख मिले। अशोककालीन क्या मिलेगा? अभिलेख। बहुत कुछ रहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले, कहाँ से मिले? कालसी से। कालसी नहीं ऑप्शन मिला तो देहरादून। ये पूछ लिया कालसी किन दो नदियों के संगम पर है, तो यमुना और टॉन्स। ठीक है, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए। फिर आता कालसी अभिलेख की जो खोज है, जो खोज करी है, मिले किसे? इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी। किसने करी थी? जॉन फॉरेस्ट ने। सीधा सीधा पूछ ले जाना, जॉन फॉरेस्ट ने जो कालसी अभिलेख उनकी खोज किस वर्ष करी? तो किस वर्ष करी? 1860 में। किसने करी? जॉन फॉरेस्ट ने। किस भाषा में थे? जो भाषा थी प्राकृतिक भाषा, उनकी क्या थी? प्राकृतिक भाषा में, और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। भाषा क्या थी? प्राकृतिक। और लिपि क्या थी? लिपि पूछ ली जाए कि कालसी से जो प्राप्त अभिलेख अशोक के वो कौन सी लिपि में थे, तो ब्राह्मी लिपि आंसर हो जाएगा। यदि भाषा पूछ ली जाए प्राकृत हो जाएगा। प्रारंभ में जो कुनिद लोग हैं, ये जो कुनिदों के बारे में हमने पता करा है, जो अभिलेख मिले यहाँ से, ये किसके अधीन थे? मौर्यों के। क्योंकि अशोक किसका था? मौर्यों का शासक था। ठीक है,
तो इसलिए आप लोगों से पूछ लिया जाता, बहुत पूछ जाता कि कुणिद किसके समकालीन थे, कुणिद किसके समकालीन से, बार बार क्वेश्चन आता कुणिद किसके समकालीन थे। तो कुणिद किसके समकालीन थे? मौर्यों के, क्योंकि अशोक के शिलालेख में इनका वर्णन मिला, इनके बारे में पता लगा। और ये गुलाम थे मौर्यों के, कहते हैं गुलाम, आधीन का मतलब होता है गुलाम, नीचे रहना उनके। नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोक कालसी शिलालेख में इस क्षेत्र को, यानी कि जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र को क्या बोलेगा? अपरांत। इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का यूज करा। और इस क्षेत्र के लोगों को किसके लिए यूज हो रहा? उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में तो राज कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द यूज करा? अपरांत। और इस क्षेत्र के लोगों को क्या बोलेगा? कुलिंद कहेगा। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हर साल ये बेशरम पर्सन हो, कुछ जैसे बेशरम हो ना व्यक्ति, वैसे ये पर्सन भी बहुत बेशरम, बार बार हर पेपर में रखा जाता है। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक तो कौन था? अमोद भूति। अमोद भूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। और अमोद भूति की चांदी की, थोड़ी सी टाइपिंग मास्टर जो हमारे मिस्टेक कर देते कभी कभी, उसके लिए हमें खेला। अमोद भूति की चांदी व तांबे की मुद्राएं व्यास नदी से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि जो अमोद भूति की चांदी और तांबे की जो मुद्राएं हैं, ठीक है, वे किस नदी के तट से मिली है? तो किस नदी के? व्यास नदी के तट से मिली है। कभी कभी दो नदी दे देते हैं, व्यास नदी से लेकर कहाँ तक मिली है? अलकनंदा नदी के तट तक फैली हुई थी, मिलती है, ठीक है, जहाँ से प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखना, व्यास और अलकनंदा नदी यहाँ तक ये प्राप्त हुई है इस मुद्राएं। इन मुद्राओं में, ये जो मुद्रा प्राप्त हुई, इन मुद्राओं में के अग्रभाग पर देवी का चित्र बना था, जबकि जो पिछले वाला भाग था उसको मर्द का चित्र का अंकन हो रखा था। और ये प्राकृत भाषा में थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। यदि पूछने जाए कौन सी भाषा में इन सिक्कों पर कौन सी भाषा लिखी थी? प्राकृत भाषा में इन सिक्कों पर लिखा था। राजा अमोद भूति से महारजस अंकित था, ठीक है, ये इन पर लिखा हुआ था। अल्मोड़ा से प्राप्त पुनीत मुद्राओं पर 4 व्यक्तियों के नाम थे, आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। ये भी बहुत पूछा जाता है कि जो अल्मोड़ा से पुनीत मुद्राएं प्राप्त हुई, निम्नलिखित में से किसके नाम अंकित थे? या तो 4 दे देगा, 3 दे देगा, इनमें से नीचे ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, या आप लोगों के 3 नाम इनमें से हो जाएगा, एक नाम कोई और दे देगा, ठीक है। तो आप लोगों को चुनना होगा। ये नाम बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखने हैं, बार बार आते हैं। कौन कौन नाम थे? आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त, ठीक। यदि कुलिंद वंश की प्रारंभिक राजधानी की बात करते हैं, जो उनकी पहली राजधानी थी कालकूट, उनकी पहली राजधानी क्या थी? कालकूट थी। और दूसरी जो राजधानी थी वह क्या थी? शत्रुघ्न। दोनों ही राजधानी पूछी जाती है। जो कुलिंद वंश है उनकी पहली राजधानी क्या है? कुलिंद वंश कालकूट, और दूसरी क्या थी? शत्रुघ्न। और ये शैव धर्म को मानते थे। किस धर्म के उपासक थे? शैव धर्म को मानते थे। कुलिंद किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म के अनुयायी थे, इसे मानते थे। अब आते हैं कुलिंदों के बाद। कुलिंदों के बाद आता शकों का शासन। शकों ने क्या करा भाई? शक आए, शकों ने बेचारों ने कुलिंदों का मुंह छेद दिया। मुंह छेदने के बाद क्या हुआ? जिनके मैदानी एरिया थे, जो मैदानी क्षेत्र थे, उन पर मैदानी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इतना याद रखना भाई। लड़ाई हो, लड़ाई में क्या हुआ? कुलिंद ये शक शासक आए, शक शासकों ने कुलिंदों का लड़ाई करी, मुँह छेद को इन्हें मैदानी भागों से भगा दिया और उन पर कब्जा कर लिया। अब याद रखना, मैदानी भागों पर उनका कब्जा रहा, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी कह लो या पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्रों में कौन रहे? कुलिंद। कुलिंद अब भी जिंदा, मरे नहीं है, कभी आप भूल जाओ, ये बार बार आएंगे लड़ने के लिए। तो ध्यान रखना, मैदानी क्षेत्रों पर आए और मैदानी क्षेत्रों पर किन्होंने अधिकार कर लिया? शकों ने, ठीक है। तो अमोद भूति की मृत्यु के बाद, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जो राजा था कुलिंद वंश का वो अमोद भूति था, अमोद भूति की मृत्यु, उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं बचा। और जब अच्छा शासक नहीं बचता तो अंत तो होना ही है, तो अंत की ओर चले गए ऐसे ही, ठीक है। और शक आए, शकों ने मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। फिर क्या होता है? कुमाऊं के अंदर, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन यहाँ, क्योंकि शक आए और शकों ने क्या? शक संवत चलाया, ठीक है। और जो सूर्य मंदिर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता कि जो सूर्य मंदिर है, कटारमल का जो सूर्य मंदिर है, वो किन के अधिकारों की पुष्टि करता? उत्तराखंड में किन की पुष्टि करता? तो शकों की पुष्टि करता। सूर्य मंदिर किसकी पुष्टि करता? शकों की। कि शक यहाँ शासन करे थे, ठीक है। और शकों के ही शासन काल में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। सूर्य मंदिर व सूर्य मूर्तियां शकों के अधिकारों की क्या करती है? पुष्टि करती है। अल्मोड़ा के कोसी नदी के पास, अल्मोड़ा के कोसी नदी के पास कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। डायरेक्ट पूछ ले जाएगा कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ से स्थित है, तो डायरेक्ट पूछ ले जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब अंत सब कहा। अब जब शक शासक थे, शक शासकों पीटने में किनका हाथ रहा भाई? कुषाणों का। कुषाण आए। भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक है उस कुजल गढ़पिशस को माना जाता है। बहुत पूछा जाए कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो कुजल गढ़पिशस को माना जाता है। और शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र, तराई वाले भाग पर जो तराई क्षेत्र थे, कुषाणों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और वीरभद्र जिसे हम ऋषिकेश कहते हैं, मौर्धवज जिसे हम क्या कहते हैं? कोटद्वार, गोविषाण जिसे क्या कहते हैं? काशीपुर से कुषाण कालीन मुद्राएं मिली है। ठीक है, ध्यान रखना कुषाण कालीन मुद्रा कहाँ से मिली है। एक बार फिर से ऋषिकेश से, जिसे उस समय वीरभद्र कहा जाता, अब वर्तमान में कोटद्वार कहा जा रहा, पहला क्या बोला जाता? मौर्धवज। और अब वर्तमान में काशीपुर कहा जा रहा, पहले क्या कहा जाता? गोविषाण। तो यहाँ से कुषाण कालीन मुद्रा प्राप्त हुई है। फिर था कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। आप लोगों से सीधा पूछ लिया कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क। हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ाएंगे ना। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत जो चलता हमारे यहाँ से, शक संवत, उसकी शुरुआत भी कनिष्क ने की थी। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। कुषाण वंश के पतन के कारण, कुषाण वंश का जो पतन का कारण मुख्य वो उनकी निर्बलता। कहा जाता है कि निर्बलता के कारण धीरे धीरे कुषाणों का क्या होगा? अंत हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर कुषाणों के बाद योधे, योधे वंश। योधे वंश क्या है? कुषाणों के कुचलने में, जो कुषाणों को कुचला, ठीक है, क्योंकि वे निर्बल हो चुकी, तब निर्बलता के कारण उन्हें कुचलेगा, मारेगा किसने? योद्धा शासक ने। जो योधे शासक थे उन्होंने इनका अंत करा। ठीक है, और योधे शासकों की मुद्राएं जो अनुसार बाबर क्षेत्र, जो अनुसार बाबर क्षेत्र कालो डांडा से मिली। सिक्कों पर इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्र एवं एक देवी का चित्र था। जो इनके सिक्के प्राप्त हुए, जो मुद्राएं मिली, उन सिक्कों पर क्या था? इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण व एक देवी का चित्रण था। नेक्स्ट देखते हैं। फिर था युगसेल का गोत्रीय वंश। युगसेल का गोत्रीय वंश 240 से लेकर 300 ईस्वी तक। सीलवर्मन युगसेल अर्थात कालसी का प्रतापी राजा था। यदि पूछा जाए कि सीलवर्मन किस का प्रतापी राजा था, आपको बताना है युगसेल का। ये युगसेल का एक प्रतापी राजा था। और सीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर 4 अश्वमेध करवाए थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में बन गया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीधा सीधा पूछ ले जाएगा कि सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, कुछ इतिहासकार जो सीलवर्मन इस योधे वंश के मानते हैं, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कुणिद वंश का था। ठीक है, उनके पास मतभेद है, जिसे लेकर जबकि श्री रामचंद्रन के अनुसार सीलवर्मन थे वो योधे के शासक थे, जिन्होंने कुषाणों को कुचलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने क्लियर बताया, स्पष्ट करा, इनके बीच में मतभेद है कुछ इतिहासकारों के योधे और कुणिद वंश के थे, जबकि जो श्री रामचंद्र ने उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कह दिया कि किस वंश किया? योधे वंश किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुणिदों का करतारपुर राज्य। यदि हम करतारपुर राज्य के क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग आता है। समुद्रगुप्त पर्यात प्रस्ती में करतारपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य का अधीन बताया। किसके? जो करतारपुर राज्य था वो किसके अधीन था? गुप्त साम्राज्य के। ये भी प्रश्न पूछ ले जाएगा कि किसके अधीन रहा। करतारपुर राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? कार्तिकेय। डायरेक्ट पूछ ले जाएगा आप लोगों से कि करतारपुर राज्य की जो राजधानी वो क्या है? कार्तिकेय थी। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ। जब गुप्त शासक जो स्कंदगुप्त हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसी समय क्या होता? हुणों का आक्रमण होता। और ऐसा बताया जाता है कि करतारपुर राज्य पर ही हुणों ने आक्रमण करा और इसका क्या कर दिया? अंत कर दिया, आक्रमण कर दिया। फिर इसके बाद आता छंगलेश का राजवंश 5वीं शताब्दी में। फिर आता सिंहपुर का यदुवंश राजवंश।
यदुवंश राजवंश की राजधानी पूछी जाती है कि यदुवंश राजवंश की राजधानी क्या थी, तो सिंहपुर। क्या उसकी राजधानी? सिंहपुर। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है। फिर आता नागवंश। नागवंश के बाद महत्वपूर्ण शासक है थोड़ा सा, जिसका नाम है मौखरी राजवंश। मौखरी राजवंश 6ठी शताब्दी में आता है, ठीक है। मौखरी राजवंश की जो राजधानी थी वह क्या थी? कन्नौज थी। राजधानी पूछ ली जाए मौखरी वंश की तो क्या है? कन्नौज। और इसका जो प्रथम शासक है वो क्या है? हरिवर्मा। ये दोनों ही आप लोगों से पूछे जाते हैं यहाँ से, बारी बारी, मोस्ट इंपोर्टेंट। मौखरी वंश का प्रथम शासक कौन है? हरिवर्मा। और यदि पूछे जाए अंतिम शासक कौन है तो उसका नाम था ग्रहवर्मा। अंतिम शासक कौन है? ग्रहवर्मा। दोनों ही पूछे जाएंगे यहाँ से आपको। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, हर्षवर्धन का शासनकाल। यदि हम हर्षवर्धन के शासनकाल की बात करते हैं तो बाण भट्ट द्वारा लिखी हर्ष चरित्र, यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये पूछ ले जाएगा कि बाण भट्ट ने कौन सी रचना करी है, तो हरिश्चरित्र। या पूछ ले जाएगा हरिश्चरित्र किसकी रचना, तो बाण भट्ट की, ठीक है। और बाण भट्ट किसके शासनकाल में होता? हर्षवर्धन की, ये भी याद रखना। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड में चीनी यात्री, एक चीनी यात्री आता जिसका नाम होता है हुएनसांग, ठीक है। यह आता भारत में यात्रा के लिए। ये पूछ लिया था कि हुएनसांग किसके समय में भारत आया, तो किसके में है? तो हुएनसांग का नाम से हर्षवर्धन, आपको याद रखना। फिर जो हुएनसांग इसने उत्तराखंड के लिए एक बोलने भाषा पोली हिमो पुलो ब्रह्मपुर का। अब देख लो भाई, या कौन सी भाषा? हमारे पे हिंदी बढ़िया हो, हिंदी के बाद जबरदस्ती में इंग्लिश सिखाई जा रही, इंग्लिश भी हम ऐसी बोल रहे हैं। उसके बाद एक और भाषा आ गई है, पता नहीं कौन सी भाषा, लो हिमो पुलो, या पता नहीं कौन सी भाषा। देख लो भाई, कैसी कैसी भाषा पढ़ने को मिलती। जब तो होशियार नहीं हो पाते, यदि हमें हिंदी भाषा सिखाया जाना तो हम देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान बन जाए, लेकिन हमें अलग अलग भाषा पढ़ने को मिल रही। हुएनसांग ने हरिद्वार को, एक और भाई, मो यू लो बीसली का, क्या कहा भाई? बीसली। या क्या है? एक प्रकार की चीनी माफ। बता भाई, बीसली पता नहीं हमें क्या है, हमने तो ब्रूसली सुना था, या बीसली भी पढ़ने को मिली। बताओ भाई क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से, क्या शब्द है? हिंदी भाषा ही ठीक है सबसे बढ़िया। मो यू लो यानी कि बीसली, यह एक प्रकार की क्या है भाई? चीनी माप। ये शब्द उसने कहे हरिद्वार को ब्रह्मपुर, को ली ही मो पू लो ब्रह्मपुर कहा, जबकि हरिद्वार के लिए मो यू लो बीसली एक चीनी माप है। ये शब्द किसके है भाई? हुएनसांग के। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड। हमने कितना इस टॉपिक में पढ़ा, कितना सिखाया। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी भाई? कुनिद। कौन सी थी? कुनिद। ये पूछा जा रहा है कि कुनिद किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? अशोक। और अशोक किसका था? मौर्य। तो आंसर हो जाएगा मौर्यों के समकालीन थे। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख, अशोक शिलालेख स्थित है। अशोक की शिलालेख कहाँ से स्थित है? ऋषिकेश में नहीं, हल्द्वानी नहीं, कहाँ थे? कालसी में, देहरादून सब प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, कुनिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। मैंने कहा था बड़ा बेशरम प्रश्न है, बार बार पूछे जाता है। कुनिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? अमोधभूति। ये रहा अमोधभूति। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली नहीं, टिहरी नहीं, उत्तरकाशी नहीं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में कुषाण कालीन अवशेषों को प्रमुख शील वीरभद्र, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। प्रमुख वीरभद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? वीरभद्र कौन सा? ऋषिकेश। वीरभद्र क्या है? ऋषिकेश। तो ये आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा से प्राप्त कुनिद मुद्राओं में, जो अल्मोड़ा से कुनिद मुद्रा मिली थी उनमें किन किन राजाओं के नाम थे? ठीक है। तो यहाँ कह रहा है किस राजा का नाम नहीं था, तो देखते किसका नाम नहीं था। हरदत्त है था, शिवदत्त था, गोमित्र था, और एक क्या था? आसे। क्या था भाई? आसे। ये चार नाम थे। कौन सा नाम नहीं आता? हरिसेन। क्या नहीं आता भाई? हरिसेन। तो ये ऑप्शन गलत है, यही हो जाएगा इसका। फिर था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कौन सा? क्या था? कुषाण, क्या था ही? कनिष्क।
फिर था कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने किस वर्ष करी? किस वर्ष की थी? 1860 में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर था मोखारी वंश। मोखारी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मन। क्या था? ग्रहवर्मन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। लाखा मंडल शिलालेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी, यदुवंशी राजाओं की राजधानी क्या थी? सिंहपुर। यदुवंशी राजाओं की राजधानी क्या है? सिंहपुर। फिर आता राजकुमारी इसरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त होता है? देहरादून से। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए? किसके नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। कटारमल का सूर्य मंदिर किसके अधिकारों की पुष्टि करता है? कटारमल का संबंध, कटारमल का सूर्य मंदिर, साथ सूर्य मंदिर और साथ ही सक, याद रखिए सूर्य मंदिर और सक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर पुणित वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पुणित वंश की प्रारंभिक राजधानी थी कालकूट और सेकंड थी शत्रुघ्न। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक राजधानी में कालकूट। ठीक है, और सेकंड कौन सी थी? शत्रुघ्न। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।